नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है एक तिब्बत ऐसा भी। तिब्बत एक अलग देश, एक अलग संस्कृति जो गौतम बुद्ध के बनाए गए आदर्शों पर चलती है और उनके सिद्धांतों का पालन करती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तिब्बत के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में भी एक ऐसा ही तिब्बत बसता है। 52 साल पहले जब लोग निष्कासित होकर हिंदुस्तान में आए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ के संस्कारों को, यहाँ के रीति रिवाजों को इस तरह अपना लिया कि बस यही क्यों कर रह गए। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसे ही तिब्बत की झलक। तिब्बती लोगों में धर्म के प्रति बहुत गहरी आस्था होती है। ये मंदिर न केवल धार्मिक प्रतीक हैं बल्कि इनकी संस्कृति का भी परिचायक हैं। आप मेरे पीछे जो धर्म चक्र देख रहे होंगे, इसके ऊपर सैकड़ों लाखों की संख्या में मंत्र लिखे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि इस चक्र को घुमाने से इसकी शुद्धि हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म तिब्बत के प्राचीन स्थानीय धर्म के मिश्रण से पैदा तिब्बती विशेषता वाला बौद्ध धर्म है। तिब्बत समुदाय में धर्म का बड़ा महत्व होता है। मंदिर का दौरा करते हुए हमें किसी विशाल सांस्कृतिक संग्रहालय देखने का एहसास हुआ। यहाँ पर आपको दिन भर गुम्पा की परिक्रमा करते हुए बुजुर्ग दिखाई दे जाएंगे। विभिन्न उम्र के बौद्ध भिक्षु आपको यहाँ पर हाथों से प्रार्थना चक्र घुमाते, घी की बत्तियां जलाते, मनके की माला से जाप करते और मूक स्वरों में प्रार्थना करते हुए दिखाई दे जाएंगे। इससे आपको इन तिब्बती लोगों में धार्मिक विश्वास की प्रबलता महसूस हो सकती है। ओम मणि पद्मे होम, ये उसी का जाप कर रही हैं। आप जो उनके हाथ में देख रहे हैं मणि कहलाती है और उसके घुमाने को लाखोर कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम मनके की माला का जाप करते हैं। आइए आपको मंदिर की शैली से रूबरू कराते हैं। भारत की बौद्ध संस्कृति और चीन के आर्किटेक्चर के प्रभाव में आकर तिब्बत के बौद्ध मठों और मंदिरों की मिश्रित शैली दिखाई पड़ती है। इन मंदिरों का बाहरी आकार आमतौर पर हान वंश के महलों की तरह होता है। छत के ऊपर की तरफ मुड़े हुए घुमावदार सिरे इसकी विशेष पहचान है। इसके भीतरी ढांचे और सजावट में भारतीय कला का प्रभाव नजर आता है। इन गुम्पाओं में तिब्बती बौद्ध धर्म के रहस्यवाद पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। ये भवन आमतौर पर ऊंचे, चौड़े और गहन होते हैं। इनके भीतर रोशनी धुंधली और माहौल रहस्यमय लगता है। दीवारों का सफेद रंग है, स्तूपों का लाल रंग है, जबकि खिड़कियों का रंग गहरा भूरा या काला होता है। ऐसे रंगों के इस्तेमाल से रहस्यमय माहौल पैदा होता है। ये पूजा करने के पवित्र पारंपरिक चूल्हे हैं जिन्हें संगमुम बोला जाता है और जो सामग्री इसके अंदर डाली जाती है वो संग कहलाती है। ऐसी मान्यता है कि इससे उठने वाले धुएं से वातावरण पवित्र होता है। तिब्बत में पहले इस तरह के संगमुम हर घर का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन तिब्बत से विस्थापित होने के बाद जब लोग हिंदुस्तान में आए तो जगह के अभाव के कारण इस तरह के चूल्हे सिर्फ मंदिरों का हिस्सा बनकर रह गए। मंदिरों में रखे समृद्ध ग्रंथ और भित्ति चित्र तिब्बत के इतिहास और तिब्बती बौद्ध धर्म के विकास क्रम से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। खूबसूरत मूर्तियां और सजावटी चीजें तिब्बती कला का उच्च स्तर दिखाती हैं। मंदिरों की शैली तिब्बती सौंदर्य शास्त्र का बोध देता है। गुम्पा की दीवारों पर 8 धार्मिक चिन्ह अंकित होते हैं, जिन्हें ताशी दार्गे कहते हैं। ये इनके अति प्राचीन भौगोलिक अस्तित्व और समृद्ध जीवन शैली का परिचय देती हैं। भारत से बौद्ध धर्म जब तिब्बत पहुंचा तो इस पर उनकी संस्कृति का गहरा असर पड़ा। गुरुजी, हमें आप ये बताइए, जब बौद्ध धर्म भारत से तिब्बत गया तो वहाँ की शैली पर, वहाँ की संस्कृति पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ा? तिब्बत के राजा सोनसन गंपो के ज़माने में थुमी संबोटा नाम का ये कुछ युवक यहाँ हमारे नालंदा में बौद्ध धर्म दर्शन पढ़ने के लिए वहाँ से भेजा था। तो थुमी जी नालंदा के विद्वानों से बौद्ध धर्म दर्शन का अध्ययन किया, ठीक से अध्ययन किया। इसके बाद जो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग जो है, जिसको हम सूत्र कहते हैं, वो सब अध्ययन करने के बाद उन्होंने उस धर्म दर्शन को ये तिब्बत की भाषा में अनुवाद किया। उस धर्म को तिब्बत में फैलने लगा। तिब्बत समुदाय के लोगों के लिए गुम्पा की बहुत अहमियत है।
इन लोगों के लिए ये सिर्फ पूजा करने का पवित्र स्थल नहीं है, बल्कि ये इनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भी है। पहाड़ी जीवन शैली के आदि ये लोग जब भारत आए तो अपने साथ अपनी विरासत को ले आए, जिसे ये आज तक संजोए हुए हैं। किसी तिब्बती घर की खास पहचान उसकी छत के ऊपर लगी हुई धार्मिक झंडियों से होती है, जिसे तिब्बती भाषा में लुंगदा और अंग्रेजी में हॉर्स व्हील कहते हैं। इन झंडियों के ऊपर धार्मिक मंत्र लिखे होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब ये झंडियां लहराती हैं तो उसके ऊपर लिखे हुए मंत्र वातावरण को पवित्र कर देते हैं। बावन साल पहले तिब्बत से निष्कासन का दर्द आज भी इनके दिलों में जीवित है। ये लोग जब यहाँ आए तो अपने साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत भी ले आए। घरों को आज भी तिब्बत की पारंपरिक शैली में सजाया जाता है। घर के अंदर मंदिर या गुम्पा के लिए एक विशेष स्थान होता है, जिसे धार्मिक पद्धति से सजाया जाता है। मंदिर में हर समय प्रकाश झिलमिल करता है। देवताओं के लिए छोटे छोटे पात्रों में जल भी रखा जाता है। मंदिर में परम पूज्य दलाई लामा की तस्वीर एक अनिवार्य अंग की तरह होती है। पहाड़ी जीवन शैली के आदि इन लोगों के रहन सहन में आज काफी बदलाव आ गया है। नई पीढ़ी के लोग धर्म को भी मानते हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पूरी तरह जुदा हो चुके हैं। इस समय जो मैंने पहन रखा है ये तिब्बती पुरुषों का पारंपरिक परिधान है, जिसे छुबा बोलते हैं। हमारे साथ ताशी हैं। ताशी, आप हमें ये बताइए कि इस छुबा की क्या क्या खासियत है? इस छुबा की कई खासियत होता है कि छुबा जो है तिब्बत के वातावरण से बना हुआ था। तिब्बत में बहुत सर्दी होता है, ताकि गर्म रख सके। ये छुबा जो है बहुत गर्म रखता है। बदलते समय के साथ इस छुबा में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है। इसका डिज़ाइन वही है, लेकिन इसका फैब्रिक बदल चुका है। तिब्बत की हाड़ गला देने वाली सर्दी के बीच ये छुबा बहुत काम की चीज़ है। लोग इसके अंदर अपना सामान तो रखते ही हैं, लेकिन साथ ही कई बार लोग अपने बच्चों को भी सर्दी से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आज घरों में पारंपरिक साजो सामान के साथ साथ पारंपरिक पहनावे में भी बदलाव आ गया है। अब ये सिर्फ खास मौकों पर ही पहना जाता है। छुबा गुजरे जमाने की चीज बनती जा रही है। अब ये सिर्फ बुजुर्गों के इस्तेमाल की चीज बनकर रह गई है। अब हम पहुंचे हैं मशहूर तिब्बती रेस्तरां टीडी में, जो मौजूद है मजनू का टीला इलाके में। ये रेस्तरां उतना ही पुराना है जितनी पुरानी यहाँ की कॉलोनी है। वैसे तो आपको यहाँ पर खाने पीने के तमाम छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर खास आप तिब्बती जायके का आनंद उठाना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। तिब्बत की पारंपरिक रसोई में साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है। तिब्बती पकवानों की खास विशेषता यह है कि ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी बहुत होते हैं। लगभग हर पकवान में आपको अलग अलग सब्जियों की बहुतायत मिलेगी। रसोई में आज भी खाना पकाने के लिए तिब्बत शैली के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। सधे हुए हाथों से थोड़ी ही देर में झटपट कई पकवान तैयार कर दिए जाते हैं। इस समय हम एक तिब्बती बावर्ची खाने में खड़े हैं। हमारे साथ खड़े हैं राजू। राजू, आप क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं मोमो। किस चीज़ का मोमो है? मटन मोमो है। ये बनाने में कितना टाइम लगता है? ये बनाने में बना के पकाते समय सारे से 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट तैयार हो जाता है जी। तो हमें आप बना के दिखाइए। अभी हम एक तिब्बती बावर्ची खाने में खड़े हैं, जहाँ काम करना वाकई बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हमने भी अपना हाथ आजमाया। तिब्बत के बर्फीले वातावरण के इन पकवानों की खासियत है कि ये पकने में ज्यादा वक्त नहीं लेते और जल्दी खराब भी नहीं होते। आप चाहें तो कई घंटे बाद भी उसका आनंद ले सकते हैं। इसके स्वाद की दीवानगी ऐसी है कि लोग दूर दूर से इसका स्वाद चखने के लिए खींचे चले आते हैं।
अभी हमारा खाना आ चुका है। तिब्बत की सारी पारंपरिक डिशेस हमारी टेबल पर सजी हुई हैं और हमारे साथ हैं ताशी, जो टीडी के ओनर भी हैं। ताशी में बताइए क्या चीज़ें हैं ये तो पहला ये फर्स्ट टिंगो है, ये स्टीम्ड काइंड ऑफ स्टीम ब्रेड, और ये प्लेन है, ना ये सॉल्टी है ना ये स्वीट है। मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। तो आप ट्राई कीजिए। ये जो आप खाए ये है मिक्स वेज ग्रेवी। ये ड्राई भी होता है पर ये ग्रेवी मंगवाया है आपने, क्योंकि मोस्टली ये ड्राई है तो ग्रेवी इसके साथ अच्छा लगेगा। एक और चीज़ हम बहुत खास देख रहे हैं, ये क्या है? ये काफ़ी फेमस है हमारे रेस्टोरेंट में। ये इसका नाम है शाफाले। इसके अंदर स्टफ्ड होता है, ये बाहर ये आता है और इसको फ्राई करते हैं जैसे मोमोज होते हैं। तो शाफाले इसकी फीलिंग जो है पूरी तरह से वेज होती है। वेज है, वेजिटेबल्स ये नॉन वेज भी होता है पर आपने वेज मंगवाया है तो ये वेज है, प्योर वेज। जी, तो इसे खा के देखता हूँ। दिखने में काफ़ी क्रिस्पी है ये। कुछ खाने में इसका स्वाद फ्राइड मोमोज जैसा है। हाँ, ये ऑलमोस्ट लाइक फ्राइड मोमो, बस ये है कि ये साइज़ में बड़ा है और शेप अलग है। जी, कुछ नूडल्स भी हमारे साथ। ये वेज थुप्पा है, जी, जैसे नूडल्स मैकरोनी होता है उस टाइप का है। ये भी वेज है। तो ये करी ड्राई भी होता है पर ये आपने थुप्पा या तुम भी बोलते हैं हम इसको। एक और तो चीज़ आप देख रहे हैं, टेस्ट कर बहुत सारी सकते वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, बहुत न्यूट्रिशियस लग रहा है देखने में। तो खासियत क्या है इसकी, क्यों मैं ऑर्डर किया था आपने हैं। ये बताया? इजी है, आप इजी मंगवा सकते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेगा और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेज है, ऑयल कम होता है, हेल्दी मोस्टली यही खाते हैं। तो ये तो हम सभी जानते होंगे, ये चाउमीन है। टीडी की खासियत, इसको हम बोलते हैं सिंगापुर नूडल। ये भी वेज है, इसमें नॉन वेज भी आता है और ये भी काफ़ी टेस्टी है। आपके यहाँ टीडी मेसी क्या खासियत है? हमने सुना कि लोग बहुत आते हैं यहाँ पर बेसिकली इसी के लिए। यहाँ पे एक्चुअली ये हमारा रेस्टोरेंट बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट सबसे पुराना है एमटी में। और ये मेरे फादर इन लॉ ने स्टार्ट किया था जब ये छोटा था। अब रेस्टोरेंट बड़ा हो गया है और खाना वेराइटीज़ भी ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ मेनली इसलिए आते हैं क्योंकि खाना अच्छा है, फास्ट सर्विंग है और मोस्टली ऑल कस्टमर सारे बहुत पहले से आते हैं तो रेगुलर कस्टमर्स हैं। और अब तो हमारे नए कस्टमर्स और ड्यू स्टूडेंट्स बहुत आते हैं क्योंकि ये चीप है। आप दूसरे रेस्टोरेंट कंपेयर करेंगे साउथ में, सेम फूड आपको डबल प्राइस में मिलेगा। तो हमारे यहाँ चीप है और टेस्टी है और हेल्दी भी है और हाइजीनिक है। हिंदी में कहावत है कि अगर आप किसी पुरुष के दिल में उतरना चाहते हैं तो उसका रास्ता उसकी ज़बान से होकर गुजरता है। लेकिन तिब्बती में एक और कहावत है, अगर आप किसी महिला को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा कुक होना होगा। मैंने भी किचन में हाथ आजमाया था, तो आप ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगा ये। मतलब मुझे आप कितनी रेटिंग्स देंगे? मैं आपको दूंगी 10 में से 8। थैंक्स। तिब्बत के पारंपरिक व्यंजनों में भारतीय और चीनी जायके को साफ तौर से महसूस किया जा सकता है। आज यहाँ के मेन्यू में पारंपरिक डिशों के साथ थाई और चीनी पकवान भी शामिल हैं। बदलते दौर के साथ तिब्बती खाने में भी कई बदलाव आए हैं। आज के तिब्बती जायके में भारतीय और चीनी मसालों के संगम को साफ तौर से महसूस किया जा सकता है। यह है दिल्ली की मशहूर मार्केट जो मोनेस्ट्री के नाम से जानी जाती है। 1981 में स्थापित हुई इस मार्केट में करीब 250 दुकानें हैं, जहां हर रोज 3 से 4 हज़ार की संख्या में लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या है खास इस मार्केट में।
मोनेस्ट्री मार्केट में घूमते हुए हमने पाया कि यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली के लोग शॉपिंग के लिए पहुँचते हैं, बल्कि बाजार बाहर से आने वाले लोगों के बीच भी उतना ही लोकप्रिय है। छोटी छोटी दुकानों में हर आयु वर्ग के लोगों के मतलब की चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ आपको हर लेटेस्ट फैशन और डिजाइन के कपड़े मिल सकते हैं। युवाओं में इस मार्केट को लेकर काफी क्रेज रहता है, और हो भी क्यों ना, अपनी छोटी सी पॉकेट मनी में उन्हें यहाँ से मनचाहा सामान जो मिल जाता है। यहाँ पे और मार्केट्स की तुलना में यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, शूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं। मतलब जो भी एक स्टूडेंट को चाहिए होता है, जो भी एक आजकल की रेंज में आजकल की यूथ पहनते हैं, सब यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारी वैरायटीज़ के कपड़े मिल जाएंगे और विंटर के काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे कपड़े, और कम रेंज में काफ़ी सही कपड़े मिल जाते हैं। कैसी भी वैरायटीज़ आप ले लीजिए यहाँ पे। यहाँ पर हमें एक और खास बात मालूम पड़ी। इस मार्केट में माल देश भर के अलग अलग मशहूर बड़े बाजारों से इंपोर्ट किया जाता है, जिससे आपको यहाँ के आइटम्स में काफी वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छी बार्गेनिंग करने में माहिर हैं, तो आपके लिए ये मार्केट बहुत किफायती साबित हो सकता है। सर्दी के दिनों में अगर आप मोनेस्ट्री मार्केट का रुख करेंगे तो आपको यहाँ पर खास इंतजाम मिलेंगे। कई तरह के फैब्रिक्स में यहाँ पर कपड़े आपको मिल जाएंगे। हमारे साथ तेंजिंग है। तेंजिंग, हमें आप ये बताइए कि किस किस तरह के आप फैब्रिक्स यहाँ रखती हैं, कैसे स्वेटर्स रखती हैं आप? स्वेटर्स हम रखते हैं, हाफ बाजू में रखते हैं, फुल में यू गेट एनी टाइप ऑफ मिल जाएगी आपको, है ना। फुल में चाहिए तो मिल जाएगी, हाफ में भी मिल जाएगा, इनर टाइप के भी मिल जाते हैं। जी, क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज इसके बारे में बताइए। अब क्वालिटी तो सब ठीक ही तो है, क्वालिटी नहीं। प्राइस क्या है स्वेटर? प्राइस अब स्वेटर के हाफ है तो हम लोग 550 बोलते हैं, लेकिन बेचने में हम 450 400 दिस टाइम। अगर हम बार्गेनिंग की बात करें तो आप हमें इस स्वेटर पर जो आप 450 बता रही हैं, कितना छूट देंगे इस पर आप? इसमें हम लोग 150 ऐसे, अब देख के क्वालिटी देख के हम। अगर आप यहाँ पर मोनेस्ट्री में शॉपिंग करने के लिए आए तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप बार्गेनिंग करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर तेंजिंग आपको काफ़ी डिस्काउंट देने वाली है। घूमते घूमते अब हम इन जूतों की दुकान पर आ गए हैं, जहाँ पर जूते बिल्कुल खुले में रखे हुए हैं। ये जूते दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं इनके, लेकिन इनका प्राइस कैसा है और क्वालिटी वाइज ये कैसे हैं? आप हमें ये बताइए कि जूते कितने टिकाऊ हैं? तो चल जाते हैं, साल 6 महीने 1.5 साल चल जाता है, सही चलता है सर। कोई शिकायत नहीं। आइटम है, फैशन के दौर में कोई ऐसे गारंटी नहीं है, मतलब सबका शौक पूरा हो जाता है यहाँ पे आके। मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस मिनिमम क्या मतलब 500 450 ऐसा प्राइस है। मतलब बार्गेनिंग करें आपसे? बार्गेनिंग मतलब 180 रुपीज़ ऐसी बार्गेनिंग है सर। ISBT और TU के नजदीक होने से यहाँ के लोगों के लिए मार्केट पहली पसंद है। इस मार्केट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सर्दी के दिनों में भी लोग यहाँ देर रात तक शॉपिंग करते दिख जाएंगे। चलते चलते हमें यहाँ एक और खास चीज नजर आई, जहाँ जाने से हम खुद को नहीं रोक पाए। ये थी तिब्बती संस्कृति से जुड़ी हुई एक बेहद खास दुकान, जो तिब्बत समुदाय में लोरलिन आर्ट्स के नाम से मशहूर है। ये दुकान तिब्बत की परंपरा को आज भी जीवित रखने में अपना अहम योगदान दे रही है। इस समय हम मजनुआ टीला के लोरलिन आर्ट्स में खड़े हैं। अगर आपको तिब्बत की पारंपरिक शैली की पूजा की वस्तुएं चाहिए, पात्र चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस समय मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पात्र आप देख रहे होंगे। इसे भूम्पा बोलते हैं। इसकी खूबसूरती पर आप गौर कीजिएगा। ये तिब्बत की पारंपरिक शैली में तैयार की गई है। इससे जल अर्पण किया जाता है। एक और जो बेहद खास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसे बटर लैंप बोलते हैं। इसे अक्सर मंदिरों के बाहर रखा जाता है। इससे उठने वाले धुएं से ऐसी मान्यता है कि ये वातावरण पवित्र हो जाता है। एक और मैं बेहद खास चीज़ आपको दिखाऊँगा, इसे धुमछिन बोलते हैं। ये बजाने की पारंपरिक चीज़ है। इसे अक्सर पूजा के समय बजाया जाता है। आइए कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। लोरलिन आर्ट्स में पहुंचकर हम अचरज में पड़ गए। इस दुकान ने तिब्बत की पारंपरिक विरासत को आज भी जीवित रखा है। तिब्बत से निष्कासित होने के 52 साल बाद भी तिब्बत की संस्कृति से जुड़ी हुई ये तमाम चीजें आज भी तिब्बती परिवारों में इस्तेमाल की जाती हैं। आपको यहाँ पर रोजाना इस्तेमाल के लिए पारंपरिक बर्तन, प्राचीन कथाओं से जुड़े हुए पात्रों और देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी। देश के अलग अलग इलाकों में बसे हुए तिब्बती लोग धार्मिक रीति रिवाजों और शादी ब्याह के मौकों पर यहाँ विशेष रूप से खरीदारी के लिए पहुँचते हैं।
तिब्बती मंदिर, जिसे गुम्पा भी बोला जाता है, उसके वास्तविक स्वरूप को बचाने में इस आर्ट शॉप का अहम योगदान है। यहाँ पर आपको कपाला, मंडेला, तारामूर्ति, माड़ी, फुरपा और बैलन दोरजी, जो घंटी का एक ही रूप है, आसानी से मिल जाएंगे। ये तमाम चीजें तिब्बत की संस्कृति और उसके भौगोलिक अस्तित्व की मान्यताओं को और भी प्रबल कर देती हैं। तिब्बत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी तमाम पारंपरिक चीजें आज भी बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल की जाती हैं जैसा आज से 52 साल पहले निष्कासन के समय इस्तेमाल की जाती थी। ये दिखाता है कि तिब्बत की शैली, तिब्बत का रहन सहन आज भी इनके दिलों में बिल्कुल उसी तरह से जिंदा है। तिब्बत की भूली बिसरी यादों को इन लोगों ने आज भी अपने जहन में इसी तरह जीवित रखा हुआ है। इतने साल बीत जाने के बाद भी ये लोग वापस अपने वतन लौट जाना चाहते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।